नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत बेहतरीन चल रही है और आप लोगों का बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है, जिससे काम करने में और ज़्यादा हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये जो सेट आपका शनिवार को कराया गया था, जिसका सॉल्यूशन आपको आज सोमवार को संडे को रात को जा रहा है, और बाकी कल से फिर आपको एज यूजुअल जैसा जैसा सेट होते जाएगा वैसा वैसा आपको मिलते चला जाएगा। तो आज हम आपके लिए सेट नंबर 42 लेकर के आए हैं, जो कि बिहार दरोगा का। आपको पता होगा कि हम लोग जो वर्दी सीरीज चला रहे हैं, उसी वर्दी सीरीज के तहत जो है आज हम आपका टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं। तो क्या क्या सवाल आपसे पूछा गया था सेट नंबर 42 में, उसका फुल सॉल्यूशन आपके साथ हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इस जो हम वर्दी सीरीज शुरू किए, उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये सेट ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है। आपको पता होगा बिहार के कई कोने में ये कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो आप हमारे संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डीआरडीओ है ना, जो डीआरडीओ है, उसमें पूछा जा रहा है कि नई मिसाइल जो है रेंज का आधारशिला कहाँ रखा है। ऑप्शन चांदीपुरा उड़ीसा, नागलका आंध्र प्रदेश, पोखरण राजस्थान, हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये हो गया। ये जो है नागलंका जो है आंध्र प्रदेश में, वहीं पर जो है पीएम मोदी जी ने क्या किया है कि मिसाइल परीक्षण जो है वह क्या किया है, आधारशिला रखा है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कहा जाता है कि ओडिशा का जो कॉस्ट है, याद रखिएगा, जो ओडिशा का जो तट है उसी के पास है ना द्वीप है जिसका नाम चांदीपुर और व्हीलर्स है। वहीं पर जो है इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या दिया गया? तो नव दुर्गा मिसाइल परीक्षण। याद रखिएगा, इसका नाम क्या दिया गया? नव दुर्गा मिसाइल, है ना, मिसाइल परीक्षण जो है इसका नाम दिया गया है। ठीक है, ये दिमाग बात बैठा लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि टोटल जो इसकी लागत का बात करेंगे तो लगभग 1460 करोड़ का जो है इसमें लागत है कुल। और डीआरडीओ आप जानते होंगे, ये जो डीआरडीओ है जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था, जो कि डिफेंस से रिलेटेड ये काम करता है। अभी वर्तमान में डॉक्टर समीर कामत जो है वो इसके क्या है, डीआरडीओ के हेड हैं। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है? तो ये हो जाएगा आपको भारत तिब्बत जो पुलिस फोर्स है, इसने क्या किया अभी हाल ही में माउंट मकालू पर क्या क्या सफलतापूर्वक चढ़ाई किया। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। ये कब हुआ है? तो ये हुआ आपको 19 अप्रैल 2025 को। 19 अप्रैल 2025 को जो है ये अंजाम दिया गया, सफलतापूर्वक चढ़ाई ये किया गया है। आईटीबीपी जानते होंगे, जिन भारत का जो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स है, 1962 में गृह मंत्रालय के अंदर जो है इसको बनाया गया। 1962 में इसे बनाया गया था। और इसके पहले भी जो है, आप जानते नहीं है तो जान लीजिए, इसके पहले भी, मतलब इससे पहले जो है सीएपीएफ की भी टीम जो है वो ऑलरेडी चढ़ाई कर चुकी है। माउंट मकालू की अगर हम हाइट का बात करें तो माउंट मकालू की जो हाइट है वो 84-85 मीटर है, जो कि कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, जो महालंगूर जो रेंज है हिमालय का, वहीं पर ये है। हाल ही में सौर संगठन का 123वां देश कौन शामिल हुआ है? तो सौर संगठन में 123वां जो है वो अंगोला शामिल हुआ है। कौन हुआ है? अंगोला जो है 123वां। 3 मई 2025 को जो है अंगोला वो क्या हुआ है, इसका सदस्य बना है। एक और बात जान लीजिए कि जो अंगोला है जिसकी राजधानी जो है वो लुगांडा है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? लुगांडा है। और एक और बात जान लीजिए कि 30 नवंबर 2015 को ये जो है सौर संगठन बनाया गया था। भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस सम्मेलन जब चल रहा था उसी समय जो है इसको बनाया गया था। और 2017 से क्या किया गया, इसे लागू किया गया। ठीक है। और अगर हम यहाँ के राष्ट्रपति का बात करेंगे तो जोआओ लारोसो जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन और ऊपर है। हाल ही में चर्चा में रहा बगलिहार बांध। अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो बीच में भी पता होगा सीमा तनाव चल रहा था, तो उसी में ये न्यूज में था बगलिहार बांध। ये बगलिहार बांध जो है वह पूछ रहा है किस नदी पर है। ऑप्शन है आपके पास झेलम, रावी, सिंधु, और ये हो जाएगा चिनाब नदी पे। याद रखिएगा, जो चिनाब नदी है जो कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामबन जिला, उसी रामबन जिला में, कहाँ पे? तो रामबन जिला में, याद रखिएगा, रामबन जिला में जो है ये बांध बनाया गया, जो कि कहा जाता है कि उधर से पानी जो भेजा जाता है वहाँ पे पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता के हिसाब से, तो उसी पर रोकने की बात जो है ये चलाई जा रही थी बगलिहार बांध को लेकर के। तो ये कहाँ हो जाएगा? चिनाब नदी पर हो जाएगा। ये जल विद्युत परियोजना भी है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में ऑपरेशन कगार का संबंध किन में से है? तो ऑपरेशन कगार का जो संबंध है वो है आपको नक्सलवाद का उन्मूलन करने के लिए। ये नक्सलवाद का उन्मूलन करने के लिए दो राज्य, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, दिमाग बैठा लीजिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या किया गया, ये एक संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हमारा ऑपरेशन ये चल रहा है, इसी को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक और बात समझ लीजिए, ये जो शुरुआत किया गया, ये जो शुरुआत किया गया था, ये लगभग अप्रैल के आसपास में, अप्रैल 2025 में इसकी शुरुआत की गई। 21 अप्रैल 2025 में जो है इसकी शुरुआत की गई। बाकी अगर आप जानेंगे तो सूडान से जो नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम आप नहीं जानते, जान लीजिए ऑपरेशन कावेरी था। क्या नाम था? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। बाकी सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा, याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा, ये हर साल जो है कहीं ना कहीं ठंडी के दिनों में ये चलाया जाता है स्पेशली।
जो पाकिस्तान के सटा हुआ बॉर्डर लाइन है वहाँ पे। हाल ही में 425 एसेट जो है एसेट 3 जो है उपग्रह लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च जो है वो किया है दक्षिण कोरिया ने। याद रखिएगा, ये दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। आप इसके बारे में समझ लीजिए कि ये कहा जाता है ये इसलिए दक्षिण कोरिया ने इसको लॉन्च किया, और कब क्या, पहले ये जान लीजिए, अप्रैल में किया है। अप्रैल 2025 में जो है इसको लॉन्चिंग किया है। और इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी समय में मौसम से संबंधित चीज़ों का पता लगाना, मौसम से संबंधित परिवर्तनों को देखरेख करने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। और सियोल जो इसकी राजधानी आप जान लीजिए, और लीजिंग जो क्या नाम है, मियोंग वहाँ के मेन हेड है। हाल ही में होमोफीलिया के लिए किस देश ने पहला मानव जीन थेरेपी जो है वह परीक्षण किया है? तो ये होमोफीलिया के लिए जो भारत ही है जो इसका पहला जीन परीक्षण किया है। ये जो है कहा जाता है कि भारत का जो एक जगह है, आप दिमाग बैठा लीजिएगा, क्या नाम है आपको, बेंगलुरु, आप नाम सुनेंगे बेंगलुरु जैसे शहर में, वहीं पर जो है ये इसकी शुरुआत की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, बेंगलुरु हो जाएगा। और वहाँ पर क्रिश्चियन मेडिकल जो कॉलेज है भेल्लोर में, वहीं पर जो है इसकी शुरुआत की गई है। शायद एक क्वेश्चन आपका ऊपर छूट गया, हाल ही में दुनिया का पहला, हाँ एक छूट गया क्वेश्चन, वही तो पहला जो है 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है, सोचिए 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क चल रहा है और वो पूछ रहा है कि किस देश ने किया? तो ये चीन ने किया है। चीन की 2 कंपनी ने मिल करके, एक कंपनी जिसका नाम है हेयूबी, याद रखिएगा हेयूबी प्रांत, और में मतलब हेबी प्रांत में एक जगह है, हेबी प्रांत में एक जगह है, सुन्नन काउंटी एक जगह है, याद रखिएगा सुन्नन काउंटी एक जगह है, वहीं पर हुओवी और चाइना यूनिकॉर्न जो है यूनिकॉर्न जो है, उन दोनों ने मिल करके, चाइना यूनिकॉर्न और क्या नाम है हुओवी जो है कंपनी, दोनों ने मिल करके क्या किया है, इसको शुरुआत किया है। और अगर इसका स्पीड आप जानना चाहेंगे, इस 10G का अगर स्पीड जानना चाहिएगा तो आप जान लीजिए इसका जो डाउनलोड स्पीड है और जो इसका अपलोड स्पीड है, डाउनलोड स्पीड लगभग कहा जाता है कि 9834 MBPS है, और वहीं अगर बात करेंगे अपलोड का तो 1008 MBPS जो है इसका डाउनलोड कैपेसिटी है, सॉरी क्या बोलेंगे, अपलोड कैपेसिटी है। हाल ही में लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी कर दी गई है? तो लद्दाख में जो है आधिकारिक भाषाओं की संख्या जो है वो 5 कर दी गई है। यानी अब यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और एक वहाँ की जो भाषा है वहाँ पर जिसको हम लोग पुर्गी के नाम से भी जानते हैं, और एक भीटी जो है, वो 5 भाषा जो है वहाँ पर कर दिया गया। हिंदी, उर्दू, भीटी, पुर्गी और उर्दू, क्या बोलेंगे, उर्दू जोड़ दीजिए और इंग्लिश जोड़ दीजिए। हाल ही में जारी आईसीसी की नवीनतम पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? किसने जो है नंबर 1 स्थान हासिल किया है शीर्ष पर? तो अभिषेक शर्मा हो जाएंगे, जो भारत के T20 बैट्समैन है, इन्होंने क्या किया है कि अभी नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। हाल ही में विश्व स्तनपान जो है वह सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 1 से लेकर के 7 अगस्त के बीच में जो है विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वह मनाया गया, ये दिमाग बैठा लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी आप समझिएगा कि इसको WHO और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से माँ के स्तनपान कराने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ताकि बच्चे अगर माँ के जो है वह स्तनपान करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और उन पर किसी तरह का खतरा भी होने का चांस कम रहेगा। स्थानीय निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बिहार में इसको परीक्षण किया गया है, जो कि ई वोटिंग के तहत जो कराया जाएगा, और विभा भारती जो है उसको ये पहला मौका मिला है इस तरह का आपको करने का। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला जो है असम में, बहुत फेमस ये मेला है, याद रखिएगा अंबुबाची जो मेला है ये बहुत फेमस है, जो कि कहा जाता है कि जून में जो है यह मनाया गया। कामाख्या मंदिर आप जानते होंगे, सभी आप जानते होंगे, एक मंदिर है वहाँ पर कामाख्या मंदिर। 3 दिनों तक कहा जाता है कि यह माँ मंदिर का मतलब माँ का जो दरबार है वो मंदिर जो है वो बंद रखा जाता है, और जो प्रसव होती है, प्रसव बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो मासिक धर्म होता है उसी से संबंधित इसको जोड़ा गया है, और उसी को एज ए फेस्टिवल के तौर पे, जश्न के तौर पे मनाया जाता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कहाँ पर है? तो असम में। इसके अलावा बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो ये आपको लेह में जो है ये हाइड्रोजन चलित जो है बसें शुरू की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेह। जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ, यानी नवाचार का मतलब होता है जो नए नए तकनीक, नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जो शुरुआत किया गया, वो पूछा जा रहा है कि कौन सा शुरू किया गया। तो ये हो जाएगा बिहार आइडिया फेस्टिवल, याद रखिएगा कौन सा, बिहार आइडिया फेस्टिवल। ये कहा जाता है 25 जुलाई 2025 को शुरुआत किया गया। जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया। पर्पस आपको पता होगा, नवाचार की तरफ, स्टार्टअप की तरफ, और नए नए जो है इनोवेशन हम लोग करते रहे, उसी से संबंधित इसको शुरू किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार के किस शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मतलब पानी को लेकर के, शुद्धता को लेकर के, और साथ ही साथ स्वच्छ शहर से रिलेटेड भी ये बात कर सकते हैं। तो ये पटना को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा इसको जो है कचरा मुक्त जो शहर है उसमें 3 स्टार जो है वह डिग्री जो है वह उपलब्ध कराई गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पटना हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नोटों के लिए एक समर्पित माइक्रो साइट जो है वो लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आरबीआई के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि जो है लॉन्च, अच्छा कब किया गया पहले इसको जान लीजिए आप।
गया, 10 सितंबर को लॉन्च किया गया, 10 सितंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि नोटों के बारे में लोगों को जागरूकता दिया जा सके, 360 डिग्री पे नोटों को जो है वह देखा जा सके या उसको पहचाना जा सके, दृश्य मल्टीमीडिया जो जिसको आप कहते हैं उससे संबंधित इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया गया ऐप जो है बैंकिंग ऐप कौन बन गया? ये कोटक महिंद्रा जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डाउनलोड करने वाला। योनो को एसबीआई को इसका 1.4 है, इसको पछाड़ते हुए 1.6 की तरफ ये आगे बढ़ गया। इसके पहले दो हैं जो कि एक ब्राजील की कंपनी है एनयू बैंक, याद रखिएगा एनयू बैंक, और एक रिवॉल्ट है, याद रखिएगा किसका? रिवॉल्ट, ब्रिटेन का। यानी एक ब्राजील का कंपनी है, ब्राजील का है जो क्या कौन सा बैंक है? एनयू बैंक है, और एक जो है आपको रिवॉल्ट है, BOULT, ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। और तीसरा नंबर का जो बैंक है वह कोटक बन गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास जो है वो कहाँ किया है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो है, जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड बात किया जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड बात किया जा रहा है, तो ये जो है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, है ना, और क्या नाम है आपको, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड जो है और स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किसकी बायोपिक माँ वंदे की घोषणा की गई है? माँ वंदे की घोषणा जो है हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो है माँ वंदे नाम का जो है एक मलयालम अभिनेता है जिनका नाम है उन्नी मुकुंदन, वही जो है इसका अभिनेता के तौर पे उनका एक्टिंग कर रहे हैं। और इसका कहा जाता है कि अगले साल जो है इंग्लिश सहित कई भाषाओं में इसे लॉन्च किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक परिक्रमा कितने मिनट में लगाते हैं? तो ये मिनट जो है वो 90 से 93 मिनट जो है, कितना मिनट? 90 से 93 मिनट समय लगाते हैं या मूव करने में, दिमाग बैठा लीजिए। प्रतिदिन लगभग कहा जाता है कि 15.5 परिक्रमा कर लेता है। इसका मतलब है कि 15 से 16 बार अंतरिक्ष स्टेशन से सूर्योदय हो जाता है, आप ये समझ सकते हैं। और अगर गति का बात किया जाए कितनी स्पीड है इसकी, तो 27,800 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका स्पीड है। और वहां से अंतरिक्ष स्टेशन से 15-16 बार सूर्योदय जो है वह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या कहलाता है, जो प्रशांत महासागर में है, जो कि मरीना ट्रेंच आप जानते होंगे। उस मरीना ट्रेंच के अंदर जो है एक द्वीप है जिसका नाम है चैलेंजर डीप। ये माना जाता है कि लगभग 11,000 मीटर के आसपास में इसकी गहराई है और ये प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन आपका ऊपर छूट गया, भारत की मानक रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री जो है भारत की मानक रेखा है, जो कि भारत के यूपी का नाम आप सुने होंगे, MP का नाम सुने होंगे, छत्तीसगढ़ का नाम सुने होंगे, ओडिशा का नाम सुने होंगे, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों से होकर के ये मानक रेखा गुजरती है। और यूपी का नैनी आप नाम सुनते होंगे, वहीं पर भारत का ये जो है ना, नैनी जो है इलाहाबाद के नजदीक है, वहीं पर से भारत का समय मानक रेखा जो है वह माना गया है। पृथ्वी पे ये तो हो गया। निम्नलिखित में किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन के नाम से जानते हैं? सिंगी खंबन मतलब होता है शेर का मुंह, है ना, ये शेर का मुंह। ये सिंधु नदी को जो है शेर के मुंह के नाम से जो है उससे जाना जाता है। सिंगी या दिमाग में बैठा लीजिएगा, सिंगी शेर के मुंह के नाम से, ठीक है। उसके अलावा दिए गए युग्मों को सुमेलित करना है आपको, जो युग्म है उसको सुमेलित करिए। क्या क्वेश्चन कोई छूटा? क्या नहीं छूटा? प्रशांत महासागर हो गया, 24 नंबर हो गया आपका। चलिए ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच उसका हो गया। अब आते हैं 25, निम्नलिखित में से युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका जो है NH मतलब जो नेशनल वाटरवेज है उसको सम्मिलित करना है। तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है। आप थोड़ा ऑप्शन की तरफ आ जाइएगा तो शायद आपको बनाने में आसान हो जाएगा। जरा गौर करिएगा सबसे पहला कि 1 का 3 आपको कहीं मिल रहा है क्या? तुरंत देखिए, अगर 1 का 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ यहाँ है, तो 1 का 3 यानी 1 से भी देखिए, इसी को कहते हैं ऑड आउट करना। मतलब आपको 1 से ही आंसर तुरंत मिल गया। अगर 1 भी आपको पता है तो आप आंसर कर लिए। 1 का अगर 3 हो गया तो B का क्या हो जाएगा? ये जो है सदिया से धुबरी। और सबसे बड़ा जो है नेशनल वाटरवेज यही है, 1620 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है 1620 किलोमीटर में। किस नदी पे? गंगा नदी पे। पटना जो है इसी पे आता है। फिर NSW2 हो जाएगा, सदिया 2, धुबरी का बात कर देंगे। फिर अगर इसका बात करेंगे NS3 तो ये आपको कोट्टापुरम से कल्लमपुरी हो जाएगा। और फिर उसके बाद NS5 जो है वो काकीनाडा से पुदुचेरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य जो है झील, हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको टिटिका, यानी टिटिकाका जो है ये सबसे ऊंचा माना जाता है। और ये कहा जाता है कि बोलीविया का जो पठार है, दिमाग बैठा लीजिए कहाँ पे? बोलीविया का जो पठार है, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का मतलब कह सकते हैं सीमावर्ती मतलब चारों ओर से देशों से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश है। उसी पर जो है बोलीविया पठार के ऊपर ही जो है वह टिटिकाका जो है वह लेक है, जो कि नौकागम्य है। और कितनी हाइट पर है? तो 3810 मीटर की हाइट पर है। कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल जो है पहले मानसून के मतलब मानसून के आने के अंत में लगाया जाता है? मानसून का समय जब खत्म हो जाता है तो ये जो है रबी फसल, आपको पता होगा क्योंकि मानसून का अंत अक्टूबर नवंबर के आसपास, सितंबर के आसपास में होता है। और अक्टूबर नवंबर में हम लोग रबी के फसल की तरफ आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा रबी, जिसमें ठंडे में लगाया जाता है और गर्मी आने के समय काट लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी द्वारा प्रदत्त की जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है? आयरन जो होता है, जिसको लोहा हम लोग कहते हैं, ये जो है पोषक तत्व के रूप में वह मिट्टी दिया जाता है। आयरन के अलावा बोरोन, क्लोरीन,
दिमाग बैठा लिया, बोरोन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, ये सब जो है पोषक तत्व जो है वो देता है कौन, मिट्टी द्वारा प्रदत्त किया जाता है। कौन कौन, आयरन के अलावा आप क्या करेंगे, कॉपर कर लीजिएगा, मैग्नीज कर लीजिएगा, क्लोरीन कर लीजिएगा, जस्ता कर लीजिएगा, है ना, ये सब आप कर सकते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रकार के वन है, पूछा जाता है कि कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाई जाता है, तो आर्द्र शीतोष्ण जो है वो आपको 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको पाई जाती है। भारत में मानसून की अवधि क्या है, तो भारत में मानसून की अवधि जो है 100 से 120 है, जो कि कहा जाता है कि मई के आसपास में आता है, जून जुलाई अगस्त के आसपास में ये रहता है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया, तो अंग्रेजी में जो इसको लिखा गया था वो प्रेम बिहारी रायजादा जो है इनके द्वारा लिखा गया था, और हिंदी में इसे वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा इसे हिंदी में लिखा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया, कानूनी मामलों में राज्य को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का कर्तव्य निभाना होगा, तो महाधिवक्ता का जो है वो अनुच्छेद 165 में कहा गया कि कानूनी मामलों में राज्य को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता जो है उसको अपना कर्तव्य होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार का जिक्र है, याद रख लीजिएगा, और मौलिक अधिकार का जिक्र जो है वो 12 से लेकर के 35 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है मैग्ना कार्टा। इसके अलावा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार से, यानी सर्वोच्च न्यायालय में आप जाकर के रिट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट जारी कर सकता है, और 226 के तहत जो है वह हाईकोर्ट जो है वह रिट जारी कर सकता है। और रिट कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्य परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, यानी धन विधेयक जो है राज्य का परिषद मतलब राज्यसभा का बात करें, देखिए कैसे घुमा देगा आपको, राज्यों का परिषद यानी विधेयक को राज्यों का परिषद, जिसको आप क्या कहते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत, 109 के तहत जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, जो कि पता होगा कि पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज में 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान, कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए, तो कम से कम 20 लाख जनसंख्या होना चाहिए, ताकि उसको त्रिस्तरीय प्रणाली का स्थापना किया जा सकता है। संविधान में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का मतलब हो गया कि भारत में जो जजों को लेकर के जो नियुक्ति होगी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाएगा उसको लेकर के एक टीम बनाई गई। और क्या संविधान संशोधन, तो 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ, हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार का मूल ढांचा बताते हुए, संविधान का मूल ढांचा बताते हुए 2015 में इसे रद्द भी कर दिया था। हालांकि किससे संबंधित है, तो जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके नियुक्ति से संबंधित था। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या कर दिया, मूल ढांचा बताते हुए रद्द कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो अनुच्छेद जो है 31 जो है उसको पता होगा, साल 1978 के 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया गया और 300A में इसे डाल दिया गया था। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो संस्कृति और शिक्षा का उद्देश्य है, ये आपको बात कर रहा है 29-30 का बात कर रहा है, अनुच्छेद 29-30 से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी भाषा, संस्कृति, धर्म ये सब की रक्षा करने से संबंधित ये बात करता है। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, और हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो है वहां से हटते रहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन मिल गया होगा, बाकी यहाँ से लेकर के आपको आदित्य सर लेके चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक मुहिम लिए कि सफलता वादा का, और बहुत सारे सीट का एनालिसिस आपको यूट्यूब पे मिल चुका है, और बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे टेस्ट हर बिहार के अलग अलग जगहों पे जो ऊंची उड़ान का एक मुहिम निकला हुआ है, जहाँ सारे लोगों का एक संकल्प है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। तो वैसे ही कुछ कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुमित सर के साथ बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है, आगे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, और हमारा 41वां नंबर जो अर्थशास्त्र से संबंधित है, वहां पर आते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कह के पुकारा जाता है, इसका अभिप्राय क्या है। तो बता दें, हमारे भारत में भी हमें देखने को मिलता है कि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के चीजों को अपनाए हुए हैं। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना ही हम सरकारी चीज, ना ही हम निजी चीज, हमें दोनों चीजें देखने को मिलती है। और जब कभी भी ये दोनों चीजें रहती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों की ये नहीं होगा, और अमीर एवं गरीब ना, छोटे और बड़े उद्योग नहीं, क्या है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों की हमें उपलब्धता नजर आएगी। तो वो क्या होगा, वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारे खुद भारत में देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा, ये तो सारा का आंसर सही होगा, सबको आंसर सही किए होंगे इसमें कि 41 का बात किया जाए तो बी नंबर हमें देखने को मिलेगा। 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है, तो ये संशोधित किया गया था, पहले 2005-6 में देखने को मिलता है, फिर इसको आगे बढ़ा करके आज भी वर्तमान समय में एनएसओ जो इसको कंडक्ट करती है, ध्यान रखिएगा, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो राष्ट्रीय आय जो मापने का जो तरीका होता है वो वर्ष 2011 से 12 रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वर्ष 2011 से 12 इसका राइट आंसर होगा। इसी समय से हम लोग वर्ष में राष्ट्रीय आय को मापते हैं भारत में, तो वर्ष 2011-12 इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही इजी प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कुछ चीजें कि बहुत ही इजी सवाल है, अगर आप इसको नीचे से सॉल्व करते तो आपको बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाता कि जीवन की गुणवत्ता, और जीवन की गुणवत्ता के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य का सही होना। तो ऑब्वियस सी बात है कि डी का 3 हो जाता है, और डी का 3 हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रहा है डी का 3, और सिंपल सा बात है, जीवन की गुणवत्ता सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 आर्थिक विकास में ए का 4 हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि ये डिपेंड करता है जीडीपी के ऊपर, सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर, और हमारा ये विकास जो है वो पर्यावरण की तरफ बढ़ जाएगा। तो बड़ा इजी था, अगर इसको नीचे तरफ से सॉल्व करते तो आराम से हो जाता कि जीवन की गुणवत्ता जो है वो स्वास्थ्य ही तय करता है, इसलिए डी का 3 होता और डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सवाल था, अगर नीचे से आप इसको बना रहे होते तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाता। बात करते हैं 7वीं पंचवर्ष योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई, और 8वीं पंचवर्ष योजना कब शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा 7वीं पंचवर्ष योजना के बाद जो 1990 में समाप्त होता है, उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति और साथ साथ राजनीतिक स्थिति दोनों चीजें बहुत ज्यादा डगमगा गई थी। इस कारण से भारत में पंचवर्ष योजना को नहीं लाया गया। भारत में इस समय 2 वर्ष योजना में देखने को मिलती है, 91 और 92, और वर्ष 1992 से 8वां पंचवर्ष योजना शुरू होता है। तो 8वां पंचवर्ष योजना जिसमें एलपीजी का बात किया गया था, याद करिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जहां हम लोगों ने वैश्वीकरण के ऊपर बात करा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1992 इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 8वीं पंचवर्ष योजना को 1990 में नहीं शुरू किया, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भारत की बहुत ज्यादा खराब थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्धनता का दूषक की अवधारणा किससे संबंधित है, तो वह मार्क्स से संबंधित है। इन्होंने ये बात कहा था कि अगर कोई इंसान निर्धनता के ऊपर रह जाता है तो यहाँ पर देश की विकास दर कम हो जाती है। तो हमें यही प्रयास करना है कि जितना ज्यादा हो सके सब कोई को शिक्षा दी जाए, सब कोई को उच्च शिक्षा दिया जाए, सबको रोजगार दिया जाए, ताकि देश का विकास हो सके। और ये जो है नाक्से जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है, नाक्से से संबंधित है। कार्ल मार्क्स ने ऐसी बात को नहीं रखा था, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स की थ्योरी को आप जानते हैं, ये रैगर नैक्से के द्वारा दिया गया है। इसका नाम पूरा है रैगर नैक्से, ठीक है, रैगर एंड नैक्से, इनके द्वारा ये दिया गया सिद्धांत है। तो इसमें बी नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 46वां नंबर अर्थशास्त्र का बहुत ही इजी सवाल कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो जो हम लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं जाकर के, जो मनी, जो पैसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कागजी मुद्रा में होता है, वो कागज के फॉर्म में होता है। लेकिन जब कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे मुद्रा या जिससे हम किसी सामान को भी खरीद सकते हैं, तो वो होती है प्लास्टिक, क्योंकि वो कागज की नहीं बनी होती है, इस कारण से उसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऐसी मुद्रा जो प्लास्टिक का बना हो और उससे भी हम सामान खरीद सकते हो, जैसे कि हमें डेबिट कार्ड देखने को मिलता है जो आप एटीएम में यूज करते हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिलता है, ये प्लास्टिक मनी का एग्जांपल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा मनी है जो कागज फॉर्म में नहीं होता है, प्लास्टिक फॉर्म में होता है, और हम उससे किसी सामान को, किसी संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। इसी कारण से इसको क्रेडिट कार्ड कह के पुकारा जाता है। अगले एक सवाल की तरफ, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है, चीप मनी। जहां पे हमें लोन, जहां पे हमें ऋण कम दरों पर मिल जाए उसे हम सस्ती मुद्रा कहेंगे। ठीक है, जहां पर कम ब्याज में, कम इंटरेस्ट में हमें ऋण मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सस्ती मुद्रा कहते हैं। जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी दयनीय है, उस स्थिति में हम लोग ये सारा कुछ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर कम ब्याज दर लगता हो उसे चीप मनी कह के पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जहां ऋण और क्रेडिट बहुत ही आसानी और सस्ते से मिलता हो, तो हमारा ये राइट आंसर होगा कम ब्याज दर। ठीक है, अगला सवाल 48वें नंबर के सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन उद्योग वित्तन से संबंधित है। तो ऑप्शंस पे आते हैं कि दीर्घकालीन औद्योगिक से कौन कौन संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, आईसीसीआई, फिर हमारा आईडीबीआई, आईएफसीआई और उपयुक्त सभी। तो हमें अगर उद्योग के केंद्र में जाने देख के मिलेगा तो ये तीनों हमारे पास सम्मिलित हैं, तीनों हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सारा का सारा इसमें सम्मिलित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा सवाल। अब याद करिए, आप लोग अगर पहले सेट दिए हुए हैं तो किन्हीं से भी गलती नहीं होगा, क्योंकि एनालिसिस में हम लोगों ने इसका बात करा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भारत सरकार या फिर नाबार्ड, याद करिए नाबार्ड, या उनके द्वारा जो है एक योजना निकाली गई है जहां पे लोगों को केसीसी दिया जाता है। केसीसी मतलब क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का कार्य करती है, और ये जो शुरुआत हुआ है वो वर्ष 1998 से 99 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो ये वर्ष 1998 और 99 का कार्यकाल है। तो इसका राइट आंसर 98 और 99 होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। लघु ऋण, लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है। तो भैया इसकी अवधि मैं बता दूं आपको, 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने होती है। लघु ऋण जो होता है, लघु ऋण की जो अवधि होती है वो 1 साल 3 महीने होती है। तो 1 साल 3 महीने कहीं है,
नहीं है। 1 से 3 वर्ष लिखा है, 1 से 2 माह लिखा है, 2 से 5 वर्ष लिखा है, ना, ना, ना। यहाँ पे है 15 माह से कम। तो देख लेते हैं 1 साल में कितना, 12 महीना प्लस 3 महीना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 ही महीना हो जाएगा। तो ध्यान रखना है 15 महीना से कम होती है। लघु अवधि की जो ऋण होती है वो 15 महीना या फिर 15 महीना से कम होती है। अर्थशास्त्र के इतने क्वेश्चंस में उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा और आपने इन सारे प्रश्नों का कोई भी गलत जवाब एग्जाम में भी नहीं दिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो इतिहास का सवाल है, टेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल कहाँ पे स्थित है? ये जो टेकवाड़ा, पहले लौह युग के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें कि पहले कांस्य युग, इससे पहले हमें देखने को मिलता है पाषाण युग, पाषाण काल भी हमें देखने को मिलता है शुरुआती दौर में। हड़प्पा सभ्यता बनती है, लेकिन उन्हें लोहा की जानकारी नहीं है भैया। और लोहा की जानकारी अगर हमें मिल रहा है तो ये हजार ईसा पूर्व के पास हमें लोहा की जानकारी नजर आती है। याद करिए वैदिक काल, याद करिए वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है और जो पहला भाग है वो 1500 ऋग वैदिक काल कहते हैं या प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। 1500 से 1000 का माना गया है और माना जाता है इसी हजार में लौह की खोज हुई और भारत का पूरा स्ट्रक्चर, भारत की पूरी संरचना बदलते हुए हमें नजर आती है। कृषि बढ़ जाता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, जनपद का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी कारण से लौह युग जो अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो रहा है। और कहां पर शुरू हो रहा है, तो महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। अब अगर सवाल बनता है कि महाराष्ट्र में लौह युग कहां से प्रारंभ हुआ है, तो प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा टेकवाड़ा, ठीक है। महाराष्ट्र के टेकवाड़ा से हमें लौह युग देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है टेकवाड़ा इसका राइट आंसर होगा और लौह युग 1000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला है? बता दें कि जब अजातशत्रु ने बुद्धिज्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बाद बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग जगह पर भारत में बनती हुई नजर आती है। और उसका अगर आप वास्तुकला देखेगा, अगर आप उसकी शैली को देखेगा, मूर्ति शैली को अगर आप देखेगा तो वो नजर आएगा कि वो यूनान से आया हुआ एक यूरोपियंस लोग हैं, यूनान के लोग हैं, जिनके द्वारा ये पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है और इस तरह की मूर्ति शैली बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनान इसका राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया, रोमन साम्राज्य, वहां से भी हमें देखने को मिला है कि गंधार कला शैली का विकास हो रहा होता है और भारत के अलग अलग जगहों पर मूर्तियां जो है वो गंधार शैली की बनाई जाती है। खास करके आप बुद्ध को अगर आप देखिएगा तो वो आपको गंधार शैली पर नजर आएगा। ध्यान रखना ये यूनान शैली है, यूनान से लिया गया एक शैली हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो बता दें गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण वाले एरिया में जो महाजनपद हमें देखने को मिलता है वो असमक देखने को मिलता है। और असमक की अगर राजधानी कोई है तो वो क्या है, वो भी याद रखिएगा, पोतल उसकी राजधानी है। असमक की राजधानी जो 16 महाजनपद में हमें देखने को मिलता है तो वो पोतल है, ठीक है। और यही गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो अगर सवाल कभी भी बने कि असमक नदी की राजधानी, असमक महाजनपद की राजधानी क्या है, तो वो भी याद रखना है पोतल इसकी राजधानी है। मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में वर्गीकरण करके उल्लेख किया है? तो वो 7 भागों में इसको बांटे हैं। दार्शनिक, याद रखिए दार्शनिक सबसे पहला जो पदवी दे रहे हैं, सबसे पहला जो ये कर रहे हैं दार्शनिक, फिर किसान, दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपनी कॉपी में लिख लीजिए दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, शिकार, अधिकारी, ठीक है। कारीगर, शिकार और अधिकारी, तो कितने हो गए? ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मेगास्थनीज ने अपने किताब में 4 भागों में वर्गीकृत किया है, 7 भागों में वर्गीकृत किया है। ध्यान रखिएगा दार्शनिक से लेकर के अधिकारी तक को प्लीज कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन नहीं है इनमें सम्मिलित तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दार्शनिक से लेकर के अधिकारी तक, दार्शनिक, कारीगर, सैनिक, चरवाहे, ठीक। तो ये सारी चीजों को, अधिकारी, तो इन सारी चीजों को आपके अपने कॉपी में लिख लेना है। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे? तो ध्यान रखिए बाजीराव जो बल्लाल है, जो आपको पता ही होगा, बाजीराव प्रथम मराठा, और उनके जो है वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ इसके राइट आंसर होंगे, ठीक। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। 56 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इनका भाग नहीं था? तो बता दे विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा दक्षिण वाले भाग में की जाती है 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में 2 भाई जिनका नाम है हरियर और बुक्का, और इनमें पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो वो मराठा सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना है मराठा जो है वो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये दक्षिण भारत में है। तो याद रखिएगा तमिल, कर्नाटक, तेलुगु ये दक्षिण में आता है और मराठा उत्तर भारत के भी कुछ एरिया में चल रहा था। इसी कारण से भाग जो है वो मराठा का नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मराठा इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? यह प्रयास औरंगजेब के द्वारा किया गया है। ऐसी इतिहासकार में बहुत सारे इतिहास के किताबों में ऐसी जानकारी भी देखने को मिलती है कि बोला जाता है औरंगजेब ने 1000 लोगों को इस कार्य में लगाया था।
कि आपको एलोरा कैलाश मंदिर का मंदिर को तोड़ना है। इसके लिए 1000 लोगों को उनके द्वारा लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, और हमें ये देखने को मिलता है कि ये 1682 के आसपास ये प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन ये प्रयास जो है एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, वो जो प्रयास जो है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया है। और बता दें, अगर कैलाश मंदिर का जिक्र निकला है तो कि ये एक ही पत्थर, एक ही पर्वत, एक ही पहाड़ को पूरा पूरी काट के बनाया गया स्ट्रक्चर है। और इसको बनाने के बाद आज भी अगर आप वर्तमान समय में जाइएगा तो वहां पर जो जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है उनके द्वारा ये लिखा भी गया है कि मैंने इस मंदिर को कैसे बना दिया मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। पैगंबर मोहम्मद ने डैश सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो ये बड़ा ही इजी सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद जिनका जन्म 611 ईस्वी में होता है और मक्का में से बहुत ही मतलब इनको इन्होंने एक भगवान के ऊपर बात की, इन्होंने अल्लाह का बात किया, उनको वहां से निकाल के मदीना भेज दिया गया। फिर मदीना में अपने फॉलोअर्स को मिला करके ये आगे बढ़ते हैं। 632 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको मतलब कि एक एंजल जैब्रल करके आके बताती हैं कि आप ही हैं जिन्हें ये आप ही अल्लाह के आखिरी मैसेंजर हैं, आप ही आखिरी दूत हैं और आपको ये पहुंचाना है। तो ध्यान रखना, ये 600 के ईस्वी में आसपास दिख रहा है। 610 में से लेकर 632 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, 632 में। तो जो 632 का जो समय है, ये जो इस्लाम की बात हो रही है, 632 किस में आएगा, वो 7वीं शताब्दी का बात आएगा। तो ये आंसर क्या होगा, 7वीं शताब्दी होगा, क्योंकि 610, 611, 632 ये सब 7वीं शताब्दी का बात है। इसी कारण से पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी से अरब वाले क्षेत्र से की है। ठीक है, प्रथम बार संघर्ष करने के तरीकों में रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार कर किसके दौरान अपनाए गए थे? तो सबसे पहली बार बंगाल विभाजन 1905 में जो कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद हुगली नदी के किनारे हमें यह देखने को मिलता है कि लोग एकता का प्रतीक दिखाने के लिए हिंदू और मुस्लिम आपस में राखी बांध रहे थे, और वहीं से ऐसी बात निकली थी, ऐसी आवाज निकली थी कि हम लोग अब स्वदेशी एवं बहिष्कार करेंगे उनके समानों का। और ये जो शुरुआत हुई है वो बंगाल विभाजन से ही हमें देखने को मिलता है, 1905 से ही हमें ये देखने को मिलता है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता ने इसका जमकर विरोध किया था, और यहीं से हमें देखने को मिलता है कि 1907 में यही एक कारण बना जो कि सूरत में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बंट गया। तो सबसे पहला अगर कोई बात कर रहे हैं स्वदेशी बहिष्कार के ऊपर, स्वदेशी और बाहरी बहिष्कार के ऊपर, स्वदेशी सामान अपने से बनाए हुए सामान का इस्तेमाल करने के ऊपर, तो वो बंगाल विभाजन में हमें देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की जो शुरुआत है, ये महलवाड़ी बंदोबस्त की जो शुरुआत है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 1793 से लेकर के उतने लंबे समय तक स्थायी बंदोबस्त भारत में चला था। वही बंगाल वाले एरिया में स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी प्रथा कहकर भी हम लोग पुकारते हैं, वही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद इस प्रणाली में जमींदार को बहुत ज्यादा पैसा होने लग गया। इसी कारण से इस चीज को, इस दुविधाओं को खत्म करने के लिए मैकेंजी के द्वारा ये पूरी व्यवस्था को शुरुआत की गई है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 2 सेकंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 के प्रारंभ में के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है? बता दें, विनोबा भावे जो है वो पहले हैं। ठीक है, तो ये भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि सबसे पहले अगर कोई है, प्रथम है तो विनोबा भावे है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सेकंड है, द्वितीय है। ठीक है, वो सेकंड है, और ये सेकंड है और ये प्रथम है। और पहले नंबर पर अगर कोई है तो वो तीसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो ब्रह्मदत्त है। अब पूछा क्या जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में प्रारंभ कर रहे हैं गांधी जी, उसके तीसरे सत्याग्रही कौन है? तो उनके तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त है। और पहले दूसरे अगर पूछ देता पहले कौन है तो याद रखिएगा विनोबा भावे, अगर पूछ दे दूसरे कौन है तो वो भी याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और तीसरे हमारे ब्रह्मदत्त है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत ने के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रित बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये जो स्थापना है वो हमें पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिलता है। और बता दिए क्यों किया गया है, क्योंकि भारत में कंपनी बड़ी नुकसान को झेल रही थी, कंपनी का फायदा ज्यादा नहीं हो रहा था। वहीं अधिकारी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। इस कारण से इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लाया, जहां सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बनाई गई। लेकिन फिर इंग्लैंड के पास भी पूरा एकाधिकार रहे, इंग्लैंड की सरकार के पास भी थोड़ा नियंत्रण रहे। इसी कारण से इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है, और ये स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? बड़ा ही अच्छा सवाल है। पूना पैक्ट हमें याद होगा, और पूना पैक्ट में आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने अंबेडकर से एक ही बात कही थी। गांधी जी ने अंबेडकर जी से एक ही बात कही थी कि आपको पृथक निर्वाचन दलितों के लिए नहीं लेना होगा, या वो भारत के लिए खराब होगा। इसी कारण से गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जहां ये भेदभाव को, दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 1932 में जो हरिजन सेवक संघ है उसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा
की गई है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा एक HSRA करके भी एक चल रही है, जिनके जो उनको भगत सिंह लोग ज्वाइन किए थे, वहां पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ सवाल है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, और ये स्थापना में 1940 में देखने को मिलता है। ठीक है, 1940 में इसकी स्थापना की गई है। इसको प्लीज उनके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। त्रिदीप चौधरी करके इनकी स्थापना कर रहे हैं। त्रिदीप चौधरी ने इनका स्थापना किया था। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी, इस बात को ध्यान में रखना है। यह प्रस्ताव किसने पेश किया था कि भारत का राष्ट्रध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा। ये जो है जुलाई में किया गया प्रस्ताव है, आपको पता ही होगा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रस्ताव है। तो जुलाई में ही गांधी ये जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज के ऊपर बात कहा था, और ये 22 जुलाई को इस चीज को तय कर दिया गया था कि हम लोगों का जो ये है वो इसी रंग का होगा। 22 जुलाई 1947 को ही ये संविधान सभा के उसमें बात हो चुका था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। 1773 में इसका निर्माण किया जाता है। चर्च है, ठीक है, बहुत पुराना चर्च है। तो ये पादरी की हवेली है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर। 1773 में ये चर्च बन रहा था, वही है पादरी की हवेली। सबसे पुराना गिरजाघर बिहार का वही है, याद रखना है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किनके द्वारा की गई थी? तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसके ये किया गया था। इसको 1923 में इसकी स्थापना की गई थी श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1923 में। कौन किए हैं? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला सवाल कि भारत में पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित भारत बिहार में पहला अनाज आधारित बिहार में पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉलिक संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित पूर्णिया में किया गया। अभी हाल ही में पूर्णिया ने पहला ग्रीनफील्ड अनाज इथेनॉल स्थापित किया है, तो पूर्णिया इसका राइट आंसर होगा। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 1770 के दशक में 1770 के दशक में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, याद रखिएगा। बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस अकाल से बचने के लिए, अनाज संग्रह करने के लिए ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया गोल घर, जो आज भी आपको पटना में देखने को मिलता है। तो ये जो है अनाज के लिए बनाया गया, और 1786 में अंग्रेजों के द्वारा इसको बनाया गया था, ताकि वो उस भीषण भूखमरी को देखे थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति भारत में कभी आए, इसी कारण से 1786 में अनाज भंडारण के रूप में इसको बनाया गया है। लास्ट सवाल मेरे तरफ से, फिर उसके बाद आपके साथ मनोज सर जुड़ जाएंगे। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और किस जिले में स्थित है? तो ये शिवालिक श्रृंखला, जो आपको ज्योग्राफी में भी सर बताते होंगे कि एक शिवालिक श्रृंखला है, और वही जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, शिवालिक श्रृंखला पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी इतना ही है। और 71 नंबर से सवाल जो है विज्ञान और उसके बाद गणित का आएगा, जिसके साथ आपके मनोज सर जुड़ जाएंगे और आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, और आप ऐसे ही टेस्ट एनालिसिस करते रहिए और एग्जाम देते रहिए। जय हिंद साथियों, ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसआई का सेट नंबर 42 के बारे में। हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करने वाले हैं साइंस और मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन हो जाता है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना है। किस कंडीशन में? तो दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज होता है? तो 360 थीटा हम लोग कर लेते हैं और -1 कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच जो कोण बनता है समानांतर है, तो कोण तो कभी भी 0 बनेगा। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर डिवाइड करते वक्त नीचे वैल्यू हमारा 0 आता है तो उसका मान हमेशा अनंत होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनंत प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। इसको एसी हम लोग कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और दिष्ट धारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम कौन करता है? तो ये कर देता है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर तो ये डीसी को किस में चेंज करता है? तो एसी में परिवर्तित कर देता है। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित कर देता है। और ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ ये होता है कि ये अल्टरनेटिव करंट की मात्रा को घटाता है और बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाने घटाने का काम सिर्फ है इसका, सिर्फ अल्टरनेटिव करंट। ओके, और ट्रांसमीटर तो ये संचार से संबंधित है, ये इन सब से संबंधित नहीं है। आगे की बात कर लें तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो ये हो जाता है क्या? तो आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, आइंस्टाइन का। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता के सिद्धांत में उन्होंने दो प्रकार का सिद्धांत दिया था, एक विशिष्ट और एक सामान्य। ये विशिष्ट वाला हो जाएगा। उन्होंने एक फार्मूला इस पे दिया था, E बराबर
mc²। ई क्या हो जाता है? एनर्जी हो जाता है, यहाँ पे मास हो जाता है, यहाँ पे करंट हो जाता है। तो यही तो दे रहा है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध, ऊर्जा का संबंध का निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। फिर बात कर लेते हैं रजत को। रजत को दीर्घ दृष्टि है, ठीक है, रजत को दीर्घ दृष्टि है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे? तो दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि यानी कि दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और बात कर लें ये बाइफोकल, बाइफोकल में क्या प्रयोग होता है? बाइफोकल, ये तो दोनों टाइप का हो जाता है ना, एक तो इसमें जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। ठीक है, इसमें ये क्या प्रयोग करते हैं? तो दोनों टाइप का, ठीक है, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और बेलनाकार टाइप का होता है, उन लोगों के लिए प्रयोग होता है खास करके जिनकी निगाहें थोड़ा तिरछी होती है, देखते हैं उधर, मतलब उधर देखना रहता है तो ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की दृष्टि के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार का प्रयोग करते हैं। आगे हम देख लेते हैं विल्हम कॉनराड रोएंटजन, रोएंटजन ने क्या खोज किया हुआ था? तो रोएंटजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी, जिसके लिए इनको क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल का प्रथम पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, भौतिकी में पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, रोएंटजन को, रोएंटजन को पहला पुरस्कार मिला था। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो बल का जूल तो हालांकि नहीं होता, ये गलत हो जाता है। अश्वशक्ति तो शक्ति का ही होता है। ठीक है, ओके। किए गए कार्य की इकाई क्या हो जाता है? तो न्यूटन पास्कल बार, ये भी गलत हो जाता है। और दाब की इकाई क्या हो जाता है? तो दाब का पास्कल होता है, बार होता है और टार होता है। ठीक है, दाब की इकाई पास्कल भी होता है, बार भी होता है और टार भी होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करना है। ओके, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की माप करना है। तो क्या कह रहा है? ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, वो लगभग 45 से लेकर 60 डेसिबल के आसपास रहता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो वही 45 से 60 के बीच में ये होगा। ठीक है, 45 से 60 के बीच में। अगर बात कर लें ये कितने तक हानिकारक होता है, तो 25 प्लस 85 प्लस जाने पे 85 प्लस डेसिबल ध्वनि अगर हमारे कानों से गुजरती है तो वो हानिकारक हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी डेसिबल तक ध्वनि हानिकारक होती है, तो 85 प्लस। अब बात कर लेते हैं, और ये सब तो पता ही होगा, कैंडेला ज्योति तीव्रता का इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा का है, नॉट समुद्री और वायुयान दोनों का हो जाता है। ठीक है, समुद्री और वायुयान दोनों का ये इकाई हो जाता है। निम्नलिखित में से 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है? तो देखिए, तो जो लेड एसिड सेल होता है, ये बड़े उपकरण में, खास करके कार में, कार देखिए, ट्रक देखिए, इन सब में लेड एसिड सेल से निर्मित बैटरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? घड़ियों में नहीं किया जाता है। तो घड़ियों में हालांकि ये उसमें प्रयोग हो रहा है, बड़े उपकरण में, तो घड़ियों में नहीं होगा। बाकी सब घड़ी में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो छोटे वाले घड़ी होते हैं। ठीक है, ये वाले, इसमें ये वाले सेल प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी की मात्रा के साथ नरम होता है? यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी में तो दो टाइप, जैसे कोयला का, कोयले को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंथ्रेसाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट हो जाता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला हो जाता है। तो निम्न कोयले का, निम्न टाइप का कोयला जो होता है वो लिग्नाइट होता है, और पीट कोयला ये सबसे निम्न होता है, सबसे निम्न पीट होता है, उससे थोड़ा अच्छा होता है लिग्नाइट, और सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो एंथ्रेसाइट हो जाता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन हो जाता है? तो ये एंथ्रेसाइट हो जाता है। और उच्च कोटि का बिटुमिनस भी होता है, बिटुमिनस भी होता है, लेकिन एंथ्रेसाइट जितना नहीं होता है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा लगभग 60 से लेकर 85 के आसपास रहती है, 60 से 85। ठीक है, कार्बन की मात्रा, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितना अधिक रहे उसको उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है ना, क्वेश्चन जो बन रहा है उसमें एक चीज़ और दिया है, भूरा कोयला। तो भूरा कोयला किसको हम लोग कहते हैं? लिग्नाइट को ही हालांकि भूरा कोयला हम लोग कहते हैं। अब बात कर ले कण बोसान, कण बोसान का नाम का संबंध किस नाम से है? बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? तो बोसान कण की खोज के लिए इनका श्रेय जाता है सत्येंद्र नाथ बोस का। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस का। जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी। क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो जेसी बोस ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गति का नियम दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो देखिए, ऋणात्मक आवेश पूछ रहा है। ऋणात्मक आवेश, अगर बात करें अल्फा किरण की, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें
घनावेशित किरणें निकलती हैं, ठीक है। ऋणात्मक आवेश इसमें नहीं होता है, इसमें धनात्मक होता है। बीटा में ऋणात्मक होता है और गामा में उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है, उदासीन। ये बात को ध्यान रखिएगा। अल्फा पॉजिटिव चार्ज रखता है, बीटा नेगेटिव चार्ज रखता है और गामा किरणें उदासीन होती हैं और एक्स किरणें भी हालांकि उदासीन ही होती हैं, उदासीन। तो ये दोनों उदासीन हो जाते हैं और अल्फा प्लस और बीटा माइनस होता है। फिर बात कर लें वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 परमाणु बम गिराए गए थे। तो दूसरा वाला बम की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरा वाला नागासाकी पे। पहले तो हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। तो उसमें जो बम का प्रयोग हुआ था उसमें कौन सा मटेरियल का प्रयोग हुआ था? तो वो हुआ था प्लूटोनियम 239, ठीक है। और पहला जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग हुआ था, यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ठीक है, उतना ये उसमें प्रयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थ नहीं है। जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय तरल जैसे फार्मिक अम्ल अवमुक्त करती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो नींबू का रस और ये टमाटर की लुगदी, ये सब हालांकि क्या है, तो ये अम्ल है और जब ये काटती है ना तो ये तो खुद ही अम्ल रहता है, तो अम्ल को लोहे को लोहा थोड़ी ना काटा, वैसे थोड़ी इसमें होता है, ठीक है। तो हालांकि इसकी असर को कम करने के लिए हमें क्षार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तो अम्ल हो जाते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, ये नहीं होंगे। लेकिन बेकिंग सोडा होता है, नम बेकिंग सोडा, लेकिन हल्का बेकिंग सोडा, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो ये बेअसर कर देता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है तो इसको त्वचा पे लगाने से डॉक्टर ही मना करता है, त्वचा पे ये नहीं लगाया जाता है, त्वचा के लिए हानिकारक होता है ब्लीचिंग पाउडर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या हो जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक का आणविक सूत्र हो जाता है क्या? तो HCl, जो हमारे पेट में पाया जाता है। हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, कुछ भी बैक्टीरिया चाहे कोई सूक्ष्म जीव हमारे पेट में चला जाता है तो उसको मार के गला के ये खत्म कर देता है। HCl बहुत स्ट्रांग होता है तो ये हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके। और KOH पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये तो कोई फार्मूला नहीं है, अगर H2SO4 रहता तो ये क्या हो जाता? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता, ये तो नाइट्रस अम्ल हो जाता है, HNO3 ये क्या है? तो नाइट्रस अम्ल है। अब बात कर लेते हैं आइसोपेंटेन डॉट जिसे हम कहा जाता है, जिसे भी कहा जाता है एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C2H12 है, ठीक है, C2H12। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन का फार्मूला है वो। अब आगे की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाएगा? तो हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हरित लवक के नाम से भी जानते हैं, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये दोनों में पाया जाता है, पौधों में भी और जंतुओं में भी। लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं डीएनए के 2 स्टैंड बॉन्ड होते हैं, किसमें होते हैं? तो डीएनए के 2 स्टैंड बॉन्ड होते हैं, ये किसके होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाँ, हम पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है ATGC, ये होता है एडेनिन, ये होता है थायमिन, और ये होता है ग्वानिन, और ये होता है साइटोसिन, ठीक है। अब देखिएगा, जो एडेनिन और थायमिन होता है ये हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनाते हैं, और वहीं ग्वानिन और साइटोसिन होता है वो हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये किस में होता है? तो ये डीएनए में होता है, डीएनए में। और यहीं अगर पूछ ले डीएनए की जगह पे आरएनए, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है उसमें, आरएनए में एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, लेकिन थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल थायमिन का जगह ले लेता है। तो ये डीएनए आरएनए का बॉन्ड बन जाता है। और लेकिन यहाँ पे किसका पूछ रहा है? डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बॉन्ड होते हैं, तो डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बॉन्ड यही होते हैं, एडेनिन और थायमिन, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। फिर आगे की बात कर लें हम लोग,
तो पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण, निषेचन एक तरह से कह रहा है, ठीक है, निषेचन पक्षियों के द्वारा भी कराया जाता है। फूल पौधों में परागण जो होता है तो पक्षियों के माध्यम से भी होता है, हवा के माध्यम से भी होता है, और पानी के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से भी होता है, कुछ बड़े जीवों के माध्यम से भी होता है, ठीक है। तो जो पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली। वहीं ऑटोगैमी जो होता है ना, वह स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है। एनीमोफिली जो होता है ये किससे होता है? तो ये हवा से होता है। एंटोमोफिली होता है तो ये किससे होता है? तो ये सूक्ष्म कीड़ों से होता है। जैसे भंवरे वगैरह होते हैं, ये एक फूल पे बैठेंगे, ठीक है, वो अपने पैर में जो पुरुष वाला ये होता है, बीजाणु होता है, उसको ले जाके मादा के अंडाशय में डाल देते हैं, मतलब पैरों में ही सट के जाता है, वहाँ पे गिर जाता है, तो ऐसे उनका निषेचन हो जाता है। तो एंटोमोफिली उसको कहते हैं। फिर आगे की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? यहाँ क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? यानी जो पौधे में बीज बनते हैं तो नीचे जमीन पे गिरेंगे, ठीक है, कहीं दूर जाके गिरेंगे तो वहाँ पे नए पौधे जमेंगे, कुछ अलग जाके गिरेंगे तो वहाँ पे नए पौधे बनेंगे। इसमें कौन सहायता इनकी करता है? ठीक है, तो यहाँ पे सहायता पवन भी करता है। पवन चलेगा तो बीज गिरेगा पेड़ से, कहीं जाके दूसरे जगह जमीन पे गिर जाएगा, वहाँ पे पौधे जम जाएंगे, ठीक है। लेकिन कवकों का कोई योगदान इसमें नहीं रहता। जंतु का भी रहता है, कोई भी जीव खाता है और कहीं जाके अपना बेस्ट मटेरियल त्याग करता है तो वहाँ पे भी हालांकि क्या होता है, वहाँ पे भी पौधे जम जाते हैं। वही जल के माध्यम से भी होता है, बारिश होता है तो बीज लेके जमीन पे गिरता है, या वहाँ से जमीन से दूसरी जगह भी जल के माध्यम से चला जाता है बीज, वहाँ पे भी पौधा बन जाता है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर कवक हो जाएगा। कवक इसमें सहायक नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे भोजन के रूप में लेते हैं वो क्या लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। तो यहाँ जल क्या होता है? जल का क्या होता है? तो प्रकाश अपघटन होता है, ठीक है, जल का प्रकाश अपघटन होता है। जब जल पे, ठीक है, क्लोरोफिल के माध्यम से जब जल पे प्रकाश की किरणें गिरती है तो उसके अणुओं को तोड़ती है, जल के अणुओं को तोड़ती है और उसको किस में चेंज कर देती है? तो ऑक्सीजन में चेंज कर देती है, ऑक्सीजन में। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी अब देखिएगा तो जल जो होता है उसको क्या कहते हैं? H2O, है ना, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिलकर बने होते हैं, तो इनको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तोड़ दिया जाता है और केवल हाइड्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, O2 में। ओके, फिर बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी गंडमाला जो होता है, ठीक है, गलकंठ जिसको कहते हैं, का सर्वाधिक सामान्य कारक है? तो ये आयोडीन। अक्सर हम जब नमक खाते हैं तो नमक में आयोडीन युक्त होता है। जो आयोडीन हमारे शरीर में जाता है तो क्या करता है? तो थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि होता है उससे थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स जब रिलीज होता है तो ये जो पहले के ज़माना में गलकंठ हुआ करता था, इतना बड़ा बड़ा सूज जाता था गले पे, वो अब नहीं होता है। तो उसका मुख्य रीजन यही होता है। क्या होता है? तो आयोडीन। तो कभी भी प्रचार जब करता है आयोडीन का तो उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, है ना, और बाकी सब तो उससे रिलेटेड नहीं है। अब बात कर लें तो हानिकारक एनीमिया विटामिन की कमी से होता है। हानिकारक एनीमिया किसकी कमी से होता है, या रक्तहीनता किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं? तो साइनोकोबालामिन के नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं हम लोग? तो थायमिन कहते हैं, थायमिन। विटामिन B को राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं? तो पायरेडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। पायरेडॉक्सिन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B को राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 को पायरेडॉक्सिन और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। और जो रक्तहीनता होता है या एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। आगे की बात कर लें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबिया आकार की होती है? कि कौन सा हो जाता है? तो जो सफेद रक्त कणिका होती है, ठीक है, सफेद रक्त कणिका यही होता है। सफेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं यही होती हैं। फिर आगे की बात कर लेते हैं हम लोग तो भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम, दूध के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था? तो 1964-65 में चलाया गया था। फिर हमारा क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये भाभा के द्वारा कौन सा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा कौन सा विकसित किया गया है? तो अनुपम सुपर कंप्यूटर का एक सीरीज विकसित किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। अगर बात करें परम सुपर कंप्यूटर का सीरीज किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो सीडैक कंपनी है, सीडैक नामक कंपनी है, उसके द्वारा परम सीरीज की जो सुपर कंप्यूटर है उनको विकसित किया जाता है। और अनुपम किसके द्वारा? तो भाभा बार्क के द्वारा, ठीक है, बार्क के द्वारा। अब आ जाता है हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, इसको कवर कर लेते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स का। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं, जिनमें से 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं। अगर परसेंटेज में सबकी संख्या निकाल लेते हैं तो हमको अनुपात में ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या कितना है? तो 45% है ना। महिलाओं की संख्या तो नहीं दिया है, बच्चों की संख्या 20% दिया है, 20%। तो 45-20 को जोड़ दें और 100 में से घटा दें तो हमारा महिलाओं की संख्या निकल जाएगा। तो 45 और 20 65 हो जाता है, और 100 में से 65 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। और इसको मिनिमम रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 से कट कर देते हैं, रेशियो में अगर लिखना है तो सबसे मिनिमम रूप लिखते हैं। ये 9 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा और ये 4 टाइम में कटेगा। तो 9:7:4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9:7:4 हमारा आंसर हो जाता है कि नहीं? ये किस में है? तो ऑप्शन सी में हो जाता है, ठीक है। 9:7:4 किस में है? तो ऑप्शन सी में ये है। ये हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं आगे की क्वेश्चन का। तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बड़ा इजी। अब देखिए यहाँ पे 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दिया है यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से 2 गुने समय लगते हैं। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझें तो एक कुशल श्रमिक 2 अकुशल श्रमिक के बराबर कार्य कर रहा है ना, 2 अकुशल श्रमिक के बराबर कार्य कर रहा है। तो यहाँ हम लोग अकुशल और कुशल दोनों दिया है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं कुशल में। 12 अकुशल हैं, तो ये अगर देखिए एक कुशल मजदूर 2 अकुशल मजदूर के बराबर कार्य करता है, तो 12 अकुशल मजदूर कितने कुशल मजदूर के बराबर कार्य करेंगे? तो जाहिर सी बात है इसके आधा, क्योंकि इसके आधा 1 है, तो यहाँ पे 12 अकुशल मजदूर है, ठीक है, ये मान लेते हैं अकुशल और ये कुशल है ना। अगर 2 अकुशल मजदूर जितना काम करते हैं उतना ही एक कुशल मजदूर कर देता है। तो सेम वैसे ही 12 अकुशल मजदूर काम करेंगे, उतना ही काम 6 कुशल मजदूर कर देंगे, है ना। तो 12 अकुशल मजदूर को हम लोग सीधे 6 कुशल मजदूर में बदल देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कुशल मजदूर कितना हो गया? पहले से 14 थे और 6 और हो गए, कितने हो गए? 20 हो गया ना। तो 20 कुशल मजदूर किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, वही दिया है, 9 दिन में पूरा करते हैं। और फिर लास्ट में क्या करा है? तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने डे में करेंगे, ठीक है। तो डे ये हो गया, डे ही निकालना है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 चौको 12, 3 त्रिके 9 और 4 5 20 और 5 3 15। कितना डे लगेगा? 15 डे लगेगा, 15 डे लगेगा। बहुत ईजी है, ओके। ये एक फार्मूला पे बैठा दिया जाता है, सेम जैसे क्या होता है फार्मूला यही होता है M1 D1 इंटू H1 बटे W1, है ना। M1 हो गया आदमियों की संख्या, D हो गया दिन की संख्या, H हो गया हावर की संख्या, ये W हो गया वर्क का हिस्सा, एक तरह से कह सकते हैं, कितना काम जो होता है वो। ये एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ क्या होता है? M2 D2 H2 बटे W2। अब इसमें से जो इधर वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, जो वैल्यू दिया रहेगा वो इधर लेंगे। तो सेम वही यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया? मैन की संख्या दिया है, तो M1 ले लिए हैं, और कितना दिया? डे दिया है, तो D1 ले लिए हैं, ठीक है। तो जितना इधर दिया है उतना ही इधर से भी कंपैरिजन करेंगे, उतना ही मतलब टोटल नहीं लेंगे, उतना ही चीज़ों को इधर से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो फिर M2 और D2 कर देंगे इधर। अब M1 हम लोग निकाल ही लिए थे 20 और डे कितना? 9 दिन में, और इधर M2 दिया हुआ था 12 और डे 2 निकालना था। तो ऐसे सॉल्व कर दिया हम लोग, सिंपल सा तरीका, ठीक है। ये दूसरा मतलब विस्तार तरीके से अगर करते हैं तो, नहीं तो शॉर्ट में तो हम बता ही दिए हैं पहले ही। अब देखिए, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत जब किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। आय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? ठीक है, ये दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो पहला 20 मान लेंगे, दूसरा भी ये इसको ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, ठीक है। वो बाद में हम लोग कर लेंगे शॉर्ट वाला। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे? तो शुरुआती पहले देखेंगे। तो शुरुआती हम लोग मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 100 थी, ठीक है, और उसमें वृद्धि हो गई, शुरुआती 100 थी और वृद्धि
यही 120 हो गया, 20% वृद्धि हुआ तो 120 होगा ना, ठीक है, वो हो गया। अब देख लो यहाँ उसकी बिक्री में 20% की कमी होती है। शुरुआती बिक्री मान लेते हैं 100 होती है, ठीक है, शुरुआती बिक्री उसका 100 था, और जब ये बिका तो 20% के घाटा पे बिका, तो ये 80 हो गया। तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 गुणे 100 और ऊपर क्या करते हैं, जो परिवर्तन हुआ 120 गुणे 80 इंटू 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। एक तरह से 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 12 8 96। पहले कितना था, पहले 100% था, अब 96 हो गया। तो क्या हुआ है, हमारा घाटा हुआ है, कितना घाटा हुआ, तो 4% का घाटा हुआ है, 4% का घाटा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 4% की कमी। और दूसरा तरीका क्या हो जाता है, दूसरा तरीका हो जाता है, एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, तो ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कर देंगे। तो ए माइनस बी, ये 20 में से 20 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, 20 गुणे 20, ए भी 20 है और बी भी 20 है, अब बटे 100। तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, और 2 दूनी 4, ये किस में आया है, माइनस में। तो माइनस में कभी भी आएगा तो मतलब हानि हुआ है, माइनस में आंसर आए तो हानि हुआ है, तो माइनस 4% यानी कि हानि हुआ है 4% का। तो इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 अधिक है, तो राशि ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों में राशि सेम दिया है, कितनी है ये नहीं बताया है, लेकिन दोनों एक ही राशि है। तो राशि हम लोग x मान लेते हैं, राशि यदि x मान लेते हैं, है ना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का p इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो p तो हमने यानी राशि तो हम लोग x माने, तो x गुणे 5.5 इंटू कितना है 18 माह। 18 माह को हम साल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 बटे एक साल में जितना माह होता है उसे डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3/2, 3/2 यानी कि साल कितना हुआ 3/2, 1.5 साल लगभग, बटे 100 हो गया। थोड़ा सर्दी हो गया ना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। अब देखिए ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा सेम राशि है, माइनस तो करना ही है ना, यहाँ पे क्या किया, यही ना पूछा है, प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, तो राशि क्या है, यही है। यदि किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना अधिक है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, सेम राशि है, x परसेंटेज कितना है 6 और समय कितना है तो 14 माह, तो 14 माह को भी हम लोग साल में परिवर्तित कर देंगे तो 7/6 हो जाएगा इंटू 100। कितना देखो, इतना में से इतना घट रहा है तो कितना आ रहा है हमारा 62.50, 62.50, यही है ना, सेम क्वेश्चन पे ही हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। प्राप्त साधारण ब्याज से इतना अधिक है, इतना ही अधिक है, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो इतना जो अधिक है वो निकल के चला आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बट्टे का अगर बट्टा हो तो ये बटा नीचे चला आता है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ से हट के, और ये 7 भी नीचे आ जाएगा, 6 भी नीचे आ जाएगा यहाँ से हट के, है ना, 6 नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं 5x गुणे 5.5 इंटू 3 बटे 100 गुणे 2 माइनस ये हो जाएगा x गुणे 6 गुणे 7 बटे 100 इंटू 6 इक्वल टू 62.50। ओके, अब देखो काटते हैं, कट जाता है तो और मिनिमाइज कर देते हैं, नहीं तो ऐसे भी साल हो जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे, ये दशमलव हट गया। और 5 से काटते हैं तो ये 11 बार में कटेगा, और ये 5 से काटेंगे तो ये 20 यानी कि 200 बार में, है ना। तो यहाँ पे हो गया 11 3 33 x बटे 400 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 6 से ये 6 कट गया तो 7x बटे 100 बराबर 62.50 हो गया, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम निकालेंगे नीचे, तो एलसीएम ये थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, ऊपर का पूरा विस्तार से बता रहे हैं, शॉर्ट बताते तो थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन हो सके आप लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए विस्तार से थोड़ा समय ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है 33, देखो यहाँ 33 है, 33x बटे क्या है तो 400 है, माइनस क्या है 7x बटे 100 इक्वल टू 62.50। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 400 हो गया, ये ऊपर आ जाएगा 33x माइनस ये 4 बार में 7 चौका 28x आ गया इंटू 62.50 हो गया। अब देखो 33 में से 28 घटा लिए तो कितना हमारा बचा, 33 में से अगर 28 घटा लिए तो 5x बचा ना 5x, और नीचे 400 है ये है, और इक्वल टू इधर कितना है 62.50 है कि ना।
अब इसको काट देते हैं कितने बार में, तो 5/80 बार में कट जाएगा। और इसको अगर हम देखो दशमलव हटाने के लिए ये जीरो हटा दिए तो दशमलव ऐसे हट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8×5 = 40 के 0, 8×2 = 16, 4 = 20 और 8×6 = 48, 49 = 50, यानी कि 5000 हमारा सही आंसर आ गया, 5000 सही आंसर आ गया। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो 99 हो गया, अब 100 आ गया। 100 में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा इसको आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। ठीक है, यहाँ रेखा है और यहाँ पे उसकी बहन को रख देते हैं। ठीक है, ये रेखा है गई और उसकी बहन है ना। ये कब की बात हो रहा है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 है। रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 है, यही है। तो रेखा की आयु किसकी, अपनी बहन की आयु की, तो उसकी बहन की आयु यदि हम x मानते हैं तो रेखा की आयु क्या हो जाएगी, 2/5x। ठीक है, इसको रेशियो में हम लोग बदलेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 2x रेशियो 5x, यही हो जाएगा। रेखा का आयु 2x हो जाएगा और उसकी बहन का 5x हो जाएगा। ये शुरुआती दौर है ना। अब क्या कह रहा है कि रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान आयु यानी कि 12 वर्ष हो जाने के बाद, ये तो 12 वर्ष पहले का है और वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, तो 3.4। किस कंडीशन में, जब इसमें 12 प्लस कर देंगे, है ना, +12, तो ये हो जाता है 3:4, ऐसे हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब इसको देख लो, तिरिया गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो 4 दूनी 8x हो गया, है ना, और 12 चौको 48 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 5 तिहाई 15x हो गया और 12 तिहाई 36 हो गया, 36 हो गया, ये आया। तब देखो 8x इधर आ गया तो 15 में से 8 घटा देते हैं तो 7x यहाँ पे चला जाएगा और 36 इधर चल गया तो ये माइनस में हो जाएगा और 48 में से 36 घटाएंगे तो 12 बच गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/7 निकल के आ रहा है, 12/7 निकल के आ रहा है ना, 12/7। तो यहाँ की बात थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी, तो यही ना निकाले थे हम लोग 2/5। इसका रेशियो हम लोग क्या किए थे, 2x रेशियो 5x। अगर दोनों का जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x, यही हो जाएगा ना, दोनों का 7x हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या निकाली है, 12/7, 12/7। ये शुरुआती आयु है, शुरू का 12 वर्ष पहले का, दोनों का संयुक्त रूप से 7x आयु है ना, 5x और 2x, 7x है। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे 7 का सॉरी x का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो 7 × 12/7 कर देंगे। तो यानी शुरू में दोनों की आयु जो थी, दोनों की आयु मात्र कितनी थी, 12 वर्ष थी, दोनों की आयु 12 वर्ष थी शुरू में। तो 12 वर्ष पहले थी, अब वर्तमान में कितना हो गया, दोनों का 12 बढ़ गया, यानी कि 24 साल बढ़ा, तो 12 + 24 कितना हो जाएगा, 36 हो गया। ठीक है, थोड़ा समय लगा है लेकिन बढ़िया से अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए आज का ये डिस्कशन हमारा समाप्त हुआ। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो मैथ में, साइंस में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक हम कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का कमेंट था कि सर ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में नहीं आया, तो एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे साइंस या मैथमेटिक्स का, आप लोग को लगता है कि उसमें दिक्कत है तो हम उसको बढ़िया से समझाने का कोशिश करेंगे किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं रुकने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।